Hello everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I'm Neha, your polity teacher. एंड आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस को इंडिया के कंटेक्स्ट में। इंडिया में इमरजेंसी को लेके कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, किस तरीके से इमरजेंसी इंडिया में वर्क करती है, कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं और कितने प्रकार की इमरजेंसी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। ये सारी ही बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का पार्ट 18 जो है इमरजेंसी के बारे में बात करता है, इमरजेंसी के प्रोविजंस हमें प्रोवाइड करता है। और अगर हम आर्टिकल वाइज बात करें तो आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 हमें इमरजेंसी के प्रोविजंस देखने को मिल जाते हैं। दीज प्रोविजंस एनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डील विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस इफेक्टिवली। अब ये जो प्रोविजंस है ना, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावरमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये फंक्शंस देते हैं, ये पावर देते हैं कि जब कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है, कोई एक्सटर्नल अफेयर्स के कारण इंडिया में थ्रेट देखने को मिलता है या किसी भी तरीके की इंटरनल एक्टिविटी के कारण भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी को या फिर किसी भी तरीके से भारत में आपको थ्रेट देखने को मिलता है, तो आप इन प्रोविजंस का इस्तेमाल करके इंडिया में इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं, इमरजेंसी को इम्पोज करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि पार्ट 18 में इमरजेंसी की बात की गई है। एंड अगर मैं बात करूँ आर्टिकल वाइज तो आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में। आगे बात करेंगे कितने तरीके की इमरजेंसी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले होती है नेशनल इमरजेंसी, देन होता है प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है इसे। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये तीनों ही इमरजेंसी क्या होती हैं, तीनों के अंदर किस तरीके के प्रोविजंस होते हैं, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की तो आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। अब नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है, ऐसे कौन कौन से सिनेरियोस है जहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंडिया में नेशनल इमरजेंसी का इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। देन इट इज डिक्लेयर्ड व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू अ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। अब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाएगी जब किसी भी वॉर के कारण, कहीं इंडिया के किसी दूसरे देश से वॉर चल रही है, जंग चल रही है, या फिर किसी बाहर के अग्रेशन के कारण कोई थ्रेट हो रही है। मान लीजिए कि बहुत सीरियस टेररिस्ट अटैक होने वाला है इंडिया में, या फिर हो चुका है, या फिर कोई आर्म्ड रिबेलियन हो चुका है यहाँ पे इंडिया में, देन उस कंडीशन में इंडिया में नेशनल इमरजेंसी जो है वो इम्पोज की जाती है। एक्सटर्नल अग्रेशन मतलब बाहर से मान लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक हो चुका है, बहुत सारे बाहर के लोग इंडिया में आके अटैक कर रहे हैं, या फिर इंडिया की सिक्योरिटी को बाहर की किसी भी एक्टिविटी के कारण खतरा हमें देखने को मिल रहा है। या फिर आर्म्ड रिबेलियन मतलब इंडिया के अंदर ही लोग क्या कर रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ही लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं, इंडिया के अंदर के लोग ही क्या कर रहे हैं, इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर इंडिया में हमें बनती हुई दिखती है, तब उस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कराया जा सकता है। इट अफेक्ट्स द इंटायर कंट्री और अ पार्ट ऑफ इट। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है, या तो ये पूरे देश में लागू की जा सकती है, या फिर हमारे देश के कुछ हिस्से में नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कराया जा सकता है। President proclaims it after receiving a written recommendation from the Council of Ministers। अब देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट है कब इस चीज़ की परमिशन देंगे। एक बात ध्यान रखिए, इंडिया में चाहे कोई छोटे से छोटा काम हो या फिर बड़े से बड़ा काम हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग, वो प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना, प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना आगे नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे इमरजेंसी में भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर इंडिया में आपको इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट कराना है तो उस कंडीशन में भी आपको प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स रिक्वायर होंगे। जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी इमरजेंसी के प्रोविजन पे साइन नहीं करते, आप उस चीज़ को, उस प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अब प्रेसिडेंट जो है वो कब साइन करने वाले हैं इस चीज़ पे, जब तक इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस चीज़ की रिकमेंडेशन नहीं देते। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म नहीं करते कि सर हमें इंडिया में इमरजेंसी लगा देनी चाहिए क्योंकि इंडिया में अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, या फिर इंडिया को कुछ इंटरनल थ्रेट की प्रॉब्लम है, या फिर किसी बाहर की एक्टिविटी के कारण, किसी एक्सटर्नल एक्टिविटी के कारण इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, सोवेनिटी है, या फिर इंडिया की जो ओवरऑल सिक्योरिटी है उसे खतरा है।
तो हमें अभी इंडिया में इमरजेंसी को लगा देना चाहिए। तब तक प्रेसिडेंट जो है इस चीज़ को लेके कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट कब इस चीज़ में डिस्कशन करेंगे, कब इस चीज़ की परमिशन देंगे, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को ये बात सजेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे। आई होप जो नेशनल इमरजेंसी है ये आपको समझ में आई होगी। वीडियो के एंड होने के पहले हम इस चीज़ को एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करेंगे। चलिए जब तक दूसरी बात करते हैं हम लोग, इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा जब भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कराया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, तो उसका इफेक्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे किस तरीके का पड़ने वाला है। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 में बी सस्पेंडेड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट गेट इनहेंस्ड पावर। देखिए सबसे पहली बात, आर्टिकल 19 में जो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्रीडम्स प्रोवाइड की जाती हैं कि आप पूरे देश में कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, आप किसी भी जगह पे जाके अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, आपको जो ऑक्यूपेशन चाहिए आप उसे चूज कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस तरीके की कुछ 6 फ्रीडम्स हमें आर्टिकल 19 के अंडर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारी वो सारी ही फ्रीडम सस्पेंड हो जाती हैं जैसे ही हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी का अनाउंसमेंट होता है। देन इसके बाद दूसरा जो हमें चीज़ देखने को मिलती है, इफेक्ट देखने को मिलता है, वो ये है कि जो पूरी पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ जाती है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रोल होता है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी पावर्स होती हैं, जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती हैं। अब यहाँ पे कौन रूलिंग पार्टी होने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सारी ही पावर को कौन होल्ड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। देन इसके बाद हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तो ये आर्टिकल 356 में मेंशन होता है। एंड कब लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल, जब किसी भी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को, अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, या फिर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो चुकी है, या फिर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट है जो उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो अपनी स्टेट में गवर्न कर सके, या फिर किसी भी कारण की वजह से किसी स्टेट की गवर्नमेंट जब अपने पावर्स, अपने फंक्शंस, अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं, तब उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज किया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज प्रेसिडेंट रूल। अब ये जो हमारा स्टेट इमरजेंसी है इसे हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज बेस्ड ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन आ स्टेट। जब किसी भी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, जो गवर्नमेंट का काम है, वो फेल हो जाता है, गवर्नमेंट फेल हो जाती है, गवर्नमेंट अपने वर्क को परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, तब उस स्टेट में जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है या फिर स्टेट इमरजेंसी है वो लगाया जाता है। और आर्टिकल कौन सा है यहाँ पे, आर्टिकल 356। देन हम बात करेंगे कि इसका इफेक्ट हमें अपनी कंट्री में कैसे देखने को मिलता है। द स्टेट इज गवर्न बाय द गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। मान लीजिए कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में लग चुका है प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। तो जैसे ही मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगेगा, मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है अब वो स्टेट में कोई भी काम नहीं करेगी, स्टेट की किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेगी। लेकिन अब यहाँ पे काम कौन करने वाला है, कौन स्टेट की सारी जिम्मेदारियों को संभालेगा, तो आंसर होगा गवर्नर। अब जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर साहब होते हैं हमारे, उन्हें अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। तो जब तक हमारी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल रहने वाला है, प्रेसिडेंट के बिहाफ में हमारे स्टेट में जो गवर्नर है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालेंगे, सारे ही काम काज जो है उन्हें मैनेज करेंगे। किसके बिहाफ में, प्रेसिडेंट के बिहाफ में। क्योंकि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने सारे ही काम काज छोड़ के उस स्टेट में आके काम करने लगेंगे, ऑफ कोर्स नो। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के बिहाफ में कौन काम करेगा, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। देन द स्टेट लेजिस्लेचर इज ईदर डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके साथ क्या होता है, या तो उसे बिल्कुल ही भंग कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, या तो फिर टेम्पररीली उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है कि कुछ टाइम के लिए, जब तक प्रेसिडेंट रूल है, आप लोग अपने फंक्शंस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्योंकि अब स्टेट में कौन ध्यान देने वाला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, इस जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप प्लीज मुझे बताइए कि आपकी पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर का नाम क्या है। आप जिस भी स्टेट के निवासी हैं आप मुझे बताइए कि आपकी स्टेट के जो गवर्नर सर हैं उनका क्या नाम है। एट प्रेजेंट आपकी स्टेट के गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
बात करेंगे थर्ड टाइप की इमरजेंसी की, जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं, इसका मेंशन हमें आर्टिकल 360 में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन कौन सी क्राइटेरिया में, कौन कौन सी कंडीशंस में इम्पोज की जाती है। सो द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। अब देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, सॉरी, इसके नाम में ही पता चल रहा है फाइनेंस की बात होने वाली है, पैसों की बात होने वाली है। इकोनॉमिकली यहाँ पे जब इंडिया वीक हो जाएगा, इंडिया के पास जब पैसे नहीं होंगे, हमारे देश का जो एक खजाना है, जैसे हम बोलते हैं खजाने की बात करें, अगर हमारे यहाँ का जो ट्रेजर है, ट्रेजर की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश में ट्रेजर, हिंदी में खजाना, जो है खाली हो चुका है। हमारे देश के पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा है कि हम अपने देश को रन कर सके, अपनी कंट्री की गवर्नेंस को रन कर सके। उस कंडीशन में लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसका इफेक्ट हमारे देश पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। The central government can direct states on financial matters, reduce salaries of government employees, including judges of Supreme Court and High Court. अब देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया के पास पैसा कम है, इंडिया के पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेस वो नहीं है, पैसे नहीं है, शुद्ध भाषा में बोलूँ, पैसे नहीं बच रहे हैं, हमारे पास कमी हो रही है पैसों की। तो अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो होंगी, उनके जो फंड्स होंगे उसमें कटिंग की जाएगी कि हम आपको इतना ज़्यादा फंड नहीं देंगे, हम आपको थोड़ा कम फंड देंगे। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में है, कोई सिविल सर्विसेज में है, कोई गवर्नमेंट टीचर है, या फिर किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब में जो लोग एम्प्लॉयड है, उनकी सैलरीज को कम कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज भी होने वाले हैं और हाई कोर्ट के जज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बेसिकली जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, मतलब इंडिया में पैसों की कमी होने वाली है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, उनकी जो फंडिंग्स होगी, उनकी जो सैलरीज एंड अलाउंसेस होंगे, उन सभी को कम कर दिया जाएगा, ताकि पैसे की सेविंग हो सके, पैसों की बचत हो सके, और उस पैसे को हम देश के हित के लिए इस्तेमाल कर सके, क्योंकि इंडिया के पास पैसे कम है। ये कब, हालांकि एक चीज ये भी है कि आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है नहीं इम्प्लीमेंट कराई गई है, नहीं इम्पोज कराई गई है, जबकि जो प्रेसिडेंट रूल है एंड जो नेशनल इमरजेंसी है, ये दोनों ही तरीके की इमरजेंसी इंडिया में आज तक लग चुकी है, इम्पोज हो चुकी है, लेकिन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें अभी तक इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। बात करेंगे की फीचर्स की। अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, सबसे पहले बात करने वाले हैं, ऑल इमरजेंसीज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। अगर आपको किसी भी तरीके की इमरजेंसी का इम्प्लीमेंटेशन कराना है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आपको उस चीज की परमिशन, उस चीज का अप्रूवल पार्लियामेंट से पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये जो इमरजेंसी है उसके प्रोविजन को आगे ले जा सकते हैं। देन नेशनल इमरजेंसी की बात करूं, तो नेशनल इमरजेंसी का टाइम पीरियड कितना होगा। मान लीजिए आपने देश में नेशनल इमरजेंसी है, जो उसका अनाउंसमेंट कर दिया कि देश में अब नेशनल इमरजेंसी रहने वाली है, तो एक बार अनाउंसमेंट के बाद कितना टाइम पीरियड होता है, क्या वो मैक्सिमम टाइम होता है जब तक आप नेशनल इमरजेंसी को इंडिया में रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा 6 मंथ। 6 महीनों तक आप एक बार नेशनल इमरजेंसी को इंडिया में लगा के उसे कंटिन्यू 6 मंथ तक रख सकते हैं। फिर बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की। प्रेसिडेंट रूल जो होता है वैसे तो 6 महीने के लिए होता है, लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम पीरियड की, तो मैक्सिमम आप 3 सालों तक प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की। नो टाइम लिमिट, रिमेन्स इन फोर्स टिल रिवोक्ड। अभी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसका कोई टाइम पीरियड, कोई फिक्स टेन्योर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में देखने को नहीं मिलता। जब तक चाहे तब तक इसे रख सकते हैं, जब तक कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इस चीज को रिवोक नहीं करते, यानी कि हटा नहीं देते। तीनों की ही बात करी, नेशनल इमरजेंसी में 6 मंथ, प्रेसिडेंट रूल में भी 6 मंथ, लेकिन एक्सीड कब तक कर सकते हैं आप इसे, 3 सालों तक। बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड, कोई टेन्योर आपको देखने को नहीं मिलेगा। गिव मी अ सेकंड प्लीज। यस, लेट्स कंटिन्यू। यस, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है उसका टेन्योर, टाइम पीरियड कितना रहने वाला है, उसका ड्यूरेशन कितना रहने वाला है। देन हमने देखा कि प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी का टाइम पीरियड या फिर टेन्योर कितना लंबा रहने वाला है। ये सारी ही बातें हमने कर ली। अब हम देखेंगे ये जो तीनों तरीके की इमरजेंसी हमने देखी ना, चाहे वो हमारा नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल हो, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी ही क्यों ना हो, इन तीनों का ही इम्पैक्ट
फेडरलिज्म में कैसे पड़ता है, ये तीनों ही फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है इंडिया में उसे किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता हो फेडरलिज्म का मतलब, मैं उन्हें बताना चाहूंगी। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। मतलब फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बोलता है कि इंडिया में आपको दो तरीके की गवर्नमेंट देखने को मिलेंगी, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे हम क्वासी फेडरल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल डिवीजन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलता। इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा पावर्स को होल्ड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब इमरजेंसी लगाई जाती है, इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है हमारे देश में, उस कंडीशन में इस फेडरल स्ट्रक्चर पे किस तरीके से इम्पैक्ट करने पड़ने वाला है ये हम देखेंगे। ड्यूरिंग इमरजेंसीज इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर बिकम्स हाईली यूनिटरी एज द सेंटर अज्यूम्स मोर पावर ओवर स्टेट। अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर है ना वो यूनिटरी बन जाता है, क्योंकि सारी ही पावर्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चली जाती है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल हो, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी ही क्यों ना हो। हमने तीनों में ही देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका रोल कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के रोल पे कंप्लीटली पॉज लगा दिया जाता है उस समय के लिए जब तक देश में इमरजेंसी लगाई गई है। तो यहाँ पे एक चीज देखी गई कि पूरी पावर किसके पास चली गई, यूनियन गवर्नमेंट के पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जो जितने भी पावर्स होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, अब इन्हें कौन परफॉर्म करने वाला है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स या फंक्शंस हैं उन्हें कंप्लीटली पॉज कर दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट से उनकी सारी ही पावर्स को छीन लिया जाता है। क्योंकि अब इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई हमें देखने को मिलेगा तो वो होगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना इसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है इमरजेंसी की कंडीशन में। फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी की बातें आएंगी अपने आप जो यूनियन गवर्नमेंट होगी या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उससे ज्यादा पावर्स, ज्यादा अथॉरिटीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आगे बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। अगर किसी भी इमरजेंसी को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाता है या फिर अपने फायदे के लिए इम्प्लीमेंट कराया जाता है तो उस कंडीशन में उस इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। अगर जरूरत पड़े तो मान लीजिए कभी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कराया गया और बाद में जाके पता चलता है कि वो जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कराया गया था उस चीज की तो जरूरत थी ही नहीं उस स्टेट में, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कराया। तो आगे जाके उस डिसीजन को आप या मैं या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि आपने ये जो इमरजेंसी इम्पोज करवाई, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करवाया, स्टेट रूल इम्पोज करवाया, स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करवाई, वो क्या थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज गलत थी। तो आपने यहाँ पे ये जो काम किया है वो गलत किया है। तो जुडिशियल रिव्यू की भी यहाँ पे हमें परमिशन मिलती है। अगर आपको लगता है कि किसी भी इमरजेंसी का इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से हुआ है, गलत कारणों के वजह से हुआ है, तो हम उस चीज को कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं भविष्य में। अगर हम बात करें हिस्टोरिक इंस्टेंस की, तीनों ही तरीके की इमरजेंसीज हमें देखने को मिलती हैं। किस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं, अगर एग्जाम्पल्स हैं तो वो कौन कौन से हैं। नेशनल इमरजेंसी की बात करूं, नेशनल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में 3 बार लगाई जा चुकी है। सबसे पहले 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, देन 1971 में जब बांग्लादेश के लिए इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर हुई थी, देन इसके बाद 1975 से लेके 1977 में ये जो इमरजेंसी इम्पोज कराई गई थी ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई थी। और इसका जो बेसिस दिया गया था, जो कारण दिया गया था वो ये था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। उन्होंने इस इमरजेंसी को इम्पोज कराने का जो कारण दिया, जो मुद्दा दिया, वो ये था कि हमारे देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो हो रहा है, इंटरनल हमारे देश को थ्रेट देखने को मिल रही है। मतलब देश के अंदर ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिसके कारण हमारी देश की सोसाइटी में, हमारे देश में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है।
तो हम उस चीज को मुद्दा बना के यहाँ पे इमरजेंसी को इम्पोज करा रहे हैं अपनी कंट्री में। हालांकि भविष्य में आके इस इमरजेंसी के काफी क्रिटिसाइजेशन हुआ, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लोगों ने डिफेम किया इंदिरा गांधी एंड उनकी सरकार को, क्योंकि उन्होंने ये जो इमरजेंसी लगाई, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि इस समय में ये जो इमरजेंसी लगाई गई, ये इंदिरा गांधी सरकार ने केवल और केवल अपने फायदे और अपनी सरकार के फायदे के लिए इम्पोज कराई थी। और इस टाइम पे उन्होंने देश और देश की जनता के बारे में कोई ख्याल नहीं किया। इस तरीके के अलग अलग क्रिटिसाइजेशन हमें इस इमरजेंसी को लेके देखने को मिलते हैं। बात करूंगी प्रेसिडेंट रूल की। प्रेसिडेंट रूल जो है हर कभी स्टेट्स में हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं करंट में प्रेजेंट डे में बात करूं प्रेसिडेंट रूल के एक एग्जांपल की, तो आज के टाइम में प्रेसिडेंट रूल हमें देखने को मिलता है मणिपुर में। अभी रिसेंटली अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है तो वो है मणिपुर। मणिपुर में अभी हमें प्रेसिडेंट रूल देखने को मिल रहा है। वेट अ सेकेंड। यस, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि एट प्रेजेंट में अगर मैं प्रेसिडेंट रूल की बात करूं तो हमारे देश में एक स्टेट है मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पे हमें प्रेसिडेंट रूल देखने को मिलता है, क्योंकि वहां के चीफ मिनिस्टर एम बीरेन सिंह जो हैं उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन दे दिया है, अपनी पद को छोड़ दिया है, जिसके कारण उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया। एंड ये प्रेसिडेंट रूल अभी रिसेंटली वहां पे इम्पोज कराया गया, इसीलिए मैंने आपको प्रेसिडेंट रूल का ये एग्जांपल बताया। हालांकि पास्ट में भी हमें बहुत सारे स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल का जो इम्पोज है, प्रेसिडेंट रूल का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में इम्पोज नहीं कराई गई। आज तक हमारे देश को फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि कभी हमारे देश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फाइनेंशियल इश्यूज हमारे देश में कभी इतने बुरे क्रिएट नहीं हुए कि हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू कराया जाना पड़े। तो यहाँ पे हमने अगर बात देखूं, आज के वीडियो में हमने कौन कौन सी बातें डिस्कस करी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इमरजेंसीज होती क्या है, और सॉरी इमरजेंसी का जो पूरा कंसेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन है। सो इट इज मेंशनड इन पार्ट 18। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। देन हमने देखा कि जैसे ही किसी भी तरीके की इमरजेंसी को इम्पोज कराया जाएगा हमारी कंट्री में, तो जो सारी पावर होगी, जो सारी अथॉरिटीज होंगी, वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। एंड उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास कोई भी पावर, कोई भी अथॉरिटी नहीं बचेगी। देन हमने देखा किस तरीके की, कितने तरीके की इमरजेंसीज हमें देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पे बात करी 3 तरीके की इमरजेंसी की। पहली थी हमारी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। देन हमने बात किया प्रेसिडेंट रूल की अंडर आर्टिकल 356। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तीनों को ही हमने देखा कि किस तरीके के बोलना चाहिए एक क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग तीनों इमरजेंसीज लगाई जा सकती हैं। पहले हमने देखा आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, जिसमें या तो किसी वॉर को लेके, एक्सटर्नल अग्रेशन को लेके, आर्म्ड रिबेलियन को लेके, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस की बातों को लेके इस इमरजेंसी का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में कराया जा सकता है। अब ये इमरजेंसी या तो पूरे देश में लागू होगी, या तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में, या फिर किसी 2-3 स्टेट में, या फिर किसी भी हिस्से में देश के लगाई जा सकती है। फिर हमने बात की प्रेसिडेंट रूल के बारे में। प्रेसिडेंट रूल कब इम्पोज होता है? जब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में जो फंक्शनिंग है, मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है। जैसे कि अभी हमने बात की मणिपुर के बारे में, मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी पोस्ट से ही रिजाइन दे दिया। मतलब मणिपुर का तो कोई चीफ मिनिस्टर ही नहीं बचा। मतलब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो एक तरीके से बेकार हो चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने कोई फंक्शंस नहीं बचे हैं। वहाँ पे यूनिटी हमें देखने को नहीं मिली। बेसिकली हमें वहाँ पे डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के बीच में। तो उस कंडीशन में मणिपुर की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उस वो अपने पावर्स, अपने फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो उस कंडीशन में मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल है उसे इम्पोज कराया गया, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट थी मणिपुर की, दैट वाज अनेबल टू फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली। उनकी जो गवर्नमेंट थी वो अच्छे तरीके से अपने फंक्शंस नहीं कर पा रही थी परफॉर्म, इसीलिए वहां पे प्रेसिडेंट रूल जो है उसे इम्पोज कराया गया। अब हम बात करें कि यहाँ पे अब कौन रूल करने वाला है प्रेसिडेंट के बिहाफ में। प्रेसिडेंट रूल तो हमने लगा दिया स्टेट में, मणिपुर में, तो अब वहां पे कौन सी चीजें होने वाली है। अब हर स्टेट का जो गवर्नर होता है उसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो कि गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हर स्टेट में।
तो अब अब जब भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कराया जाएगा, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ में वहां पे कौन रूल करने वाले हैं? गवर्नर ऑफ इंडिया रूल करने वाले हैं। सॉरी, गवर्नर ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। जैसे मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, तो मणिपुर के जो गवर्नर होंगे वही वहां पे क्या करेंगे? रूल करेंगे। किसके बिहाफ में? प्रेसिडेंट के बिहाफ में। एंड उतने टाइम पीरियड के लिए वहां का जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसे या तो डिसॉल्व कर दिया जाएगा, मतलब भंग कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, या फिर उन्हें कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी की हमने बात करी। जब हमारे पास पैसों की कमी होगी, पैसों की तंगी होगी, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं, पैसों की कमी होने वाली है, उस कंडीशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज कराया जाता है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी जब इम्पोज होगी तो इसका इफेक्ट क्या होगा, उसे किस तरीके से वहां पे एक्टिविटीज होंगी? तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, उनकी जो सैलरीज होंगी ना, उन्हें कम कर दिया जाएगा। उनकी सैलरीज से पैसे बचा के देश के हित में इस्तेमाल किए जाएंगे। की फीचर्स की हमने बात की। नेशनल इमरजेंसी का जो टाइम पीरियड होगा वो हमने 6 मंथ देखा। प्रेसिडेंट रूल का 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक देखा। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई टाइम लिमिट हमने नहीं देखी। हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेके कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं डिसाइड किया गया है। फिर हमने बात करी फेडरलिज्म पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फेडरलिज्म जो होगा वो पूरे तरीके से यहाँ पे बेकार होने वाला है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स को छीन लिया जाता है जब भी किसी भी तरीके की इमरजेंसी हमारे देश में इम्पोज होती है। एंड जो सारी पावर्स होती है वो किसके हाथ में आ जाती हैं? यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर हमने जुडिशियल रिव्यूज की बात की कि अगर किसी भी तरीके की इमरजेंसी को गलत तरीके से इम्पोज कराया गया है, देन उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि किसी इमरजेंसी को गलत तरीके से या फिर सरकार ने अपने फायदे के लिए इम्पोज कराया, तो उस इमरजेंसी को हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के सामने। फिर हमने देखे आज तक कितने तरीके की इमरजेंसीज हमारे यहाँ इम्पोज हुई हैं। पहली थी नेशनल इमरजेंसी, जो कि 3 बार। पहली बार हुई थी इंडो चाइना वॉर के टाइम पे। दूसरी बार इंडो पाक वॉर, जो कि 1971 में, और इसी टाइम पे बांग्लादेश का भी जो बोलना चाहिए एक फॉर्मेशन हुआ था। देन तीसरी इमरजेंसी हमने देखी 1975 से लेकर 77 के बीच में, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कराई थी। फिर हमने बात करी प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल तो स्टेट्स में हर कभी लगता रहता है, ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर हमने देखा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का कंसेप्ट था ना, इसे अभी तक तो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। गिव मी अ सेकेंड। यस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप कि आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल सारी ही बातें समझ में आई होंगी, और तीनों के जो आर्टिकल्स हैं वो समझ में आए होंगे। तीनों के जो मेन प्रोविजंस हैं, किस तरीके की बातें ये तीनों इमरजेंसीज करती हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। Apart from that, I really hope you guys are enjoying learning the Indian polity sessions from me. And if you want to learn the Indian polity in a better way, then you should visit the website of Brainipedia Skills. वहाँ पे आपको मिलेगा इंडियन पॉलिटी का डिटेल कोर्स, जहाँ पे कोर्स के अलावा आपको बहुत सारे डिटेल नोट्स भी मिलने वाले हैं, और भी स्टडी मटेरियल्स आपको वहाँ देखने को मिलेगा, जो कि आपको अपने एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दैट यू ऑल विल विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स। टिल देन यू शुड जस्ट कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, stay happy and stay healthy. Thanks for watching the video.